हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों को फिज़िक्स का एक नया चैप्टर वेक्टर के बारे में जानकारी देंगे। और इससे पहले जो कि हमने पिछले चैप्टर में कुछ पढ़ा है, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन में, उस चीज़ को रिकॉल करते हुए उस कॉन्सेप्ट को वेक्टर में थोड़ा हम एडिशन करेंगे। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि इन ऑर्डर टू represent a physical quantity, magnitudes and numerical units are required। तो हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें उसका साइज और उसका जो भी है यानी कि डायमेंशन और यूनिट्स यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स जानने की बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए हमने उस चैप्टर को पढ़ा। परंतु कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं फिज़िक्स में जो कि हमें इनसे काम चलता नहीं है। हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके बारे में हमें उन कुछ और एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को जानने के लिए हम एक छोटा बहुत एक जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे रनिंग कार जब मूव करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आता है। एक तो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका स्पीड क्या होगा। तो स्पीड उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है, वो एक डायरेक्शन की तरफ चलता हुआ जो कार है वो किस खास डायरेक्शन में जा रहा है, यानी किसी खास दिशा की ओर जा रहा है। मतलब कि एक इंस्टेंट में हम उस चीज़ को देखते हैं। उसी तरह से कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट है, उसको एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट देखते हैं तो हमें स्पीड एंड डायरेक्शन का एक सेंस आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में, हम एक सुंदर एग्जांपल देते हैं कि आपके घर में मान लीजिए मान लीजिए कि आपके पापा बहुत ही खुश होते हैं और आपके लिए कुछ बड़े बड़े गुलाब जामुन या रसगुल्ले लाते हैं, और घर में 2-3 बच्चे हैं जिनको वो मिठाई बहुत ही पसंद है। तो क्या होता है कि वो उसमें 2-3 भाई है। एक भाई क्या करता है, जैसे ही मिठाई रखता है फट से खा जाता है। 2 भाई अब उसमें गुस्सा आ जाता है, लड़ने लगता है। तो उसमें मिठाई की संख्या 10 ही बड़े बड़े उजले गोले थे, जिसमें से 5 करके मम्मी पापा और अपने दादाजी को देते हैं, और उसके बाद उसमें एक भाई खाता है तो उसमें बचता नहीं है। दोनों छोटा रोने लगता है, लड़ने लगता है। तो पापा करते हैं कि अरे पैसे ले और जाके मिठाई ले आ। तब तक तो बच्चा खुश होकर के जाता है, कहाँ मिलता है, तो अरे पार्क के बगल में। तो वो बच्चा लिया पैसा और भाग गया, सुना नहीं कि पूरे तरह से कहाँ पे किस पार्क के पास। वो बच्चा दौड़ते हुए गया और घर के पास पीछे भी पार्क है, उसके सामने भी आगे भी पार्क है, मतलब दाएं भी पार्क है बाएं भी पार्क है। बच्चा घूम रहा है, उस पार्क के पास गया, उस पार्क के पास गया, मगर उसे मिठाई का एक दुकान जो है नहीं मिला। वहाँ जाके पापा को फ़ोन करता, पापा किस पार्क के पास। अरे तो यहाँ तो हम तो बोल रहे थे कि जो हमारे घर के सामने वाला पार्क है वहाँ पे। अरे पापा हम तो तीनों तरफ घूम गए, मुझे वो मिठाई की दुकान मिला नहीं। जा ही सामने वाला पार्क के दुकान के पास जो राजा स्वीट्स है उससे ले आ। तो जाता बच्चा लेके आता। कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि एक जो कि मैग्नीट्यूड है वो स्वीट्स का जो भी दुकान है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है। तो हमें किसी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता हुई कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी मिल जाए तो उसको स्पेसिफाई करने में आसानी होगा। अगर हम आसानी के लिए ही तो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, आसानी के लिए तो हमने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया था जिसे SI सिस्टम कहा गया। कि वैसे हर चीज़ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो एक ऐसे कुछ फिज़िक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको स्पेसिफाई करने के लिए ये मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और वे सर्टेन लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, जिसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। परंतु कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन है पर वो
वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन को, तो वो वेक्टर नहीं है। जैसे कि करंट है, प्रेशर है और सरफेस टेंशन है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन तो है। जैसे प्रेशर है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया के नॉर्मल वेक्टर में जो भी है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो प्रेशर का एक डायरेक्शन तो पता चल रहा है, परंतु वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के एडिशन को नहीं फॉलो करते हैं। किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, वो भी तो किसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, परंतु उसका जो एडिशन होता है करंट का, वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है। एक सिंपल अलजेब्रा जो भी है उसमें एक, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे जो घर में मिठाई लेके आते हैं, तो पहले 10 लाए थे, फिर बाद में 5 ले आए या 20 ले आए, तो वो कुछ एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया। मगर अगर हम उसी को उसी सेंस में अगर सोचें कि वो बच्चा अपने घर से 2 किलोमीटर पीछे के पार्क में गया, फिर 1 किलोमीटर सामने के पार्क में जाना था मिठाई की दुकान पे, तो वो बच्चा जो है 1 किलोमीटर जाता, 2 किलोमीटर वो ऐसे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें तो घर से 1 ही किलोमीटर है, पर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर पीछे वाले पार्क के पास और 1 किलोमीटर सामने वाले पार्क के पास। तो इसका मतलब हो गया कि 2 किलोमीटर जाना, फिर 1 किलोमीटर आना, फिर कुल मिलाकर के अगर उसमें देखें, अगर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना था 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। या अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी के हम डिस्प्लेसमेंट को चर्चा करेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन बस, तो वो डिस्प्लेसमेंट मात्र 1 किलोमीटर होता है। तो फिजिक्स में ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी को हमें बताने के लिए, मैग्नीट्यूड के बताने के अलावा उसको डायरेक्शन की भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। तो दोस्तों, वेक्टर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वेक्टर को हम डिफ़ाइन करेंगे दोस्तों, ए फिजिकल क्वांटिटी can be represented by, in addition to magnitude and magnitude with dimension, with units, magnitude and with dimension or unit, a specified direction, specified direction and obeys law of vector addition, या law of parallelogram of addition, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। जैसे कि हमने अभी बताया कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपको पास 2 पेन है और 2 पेंसिल का प्राइस मालूम है कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस 10 रुपया मालूम है, तो 2 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? 20 रुपया। ये तो आप एक सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि आपका जो है घर मेरे घर से ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर है, और आपके दोस्त का जो घर है सो उससे 10 किलोमीटर डायरेक्शन में ईस्ट में ही है, ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर है। तो आपका जो टोटल घर हो गया सो यहाँ से
दोस्त का जो घर हो गया वो 15 किलोमीटर हो गया। पर अगर कोई बोले कि नहीं, आपको जो है सो ईस्ट में जाना है 5 किलोमीटर और फिर उसके बाद नॉर्थ में जाना है 10 किलोमीटर, तब आप अपने दोस्त के घर पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आप अपने घर ए पोजीशन से आप अपने दोस्त के घर के पोजीशन से कितना डिस्टेंस दूर हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ सिंपल अलजेब्रा ए और बी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो कैसे पता करेंगे। तो ये ए बी और डायरेक्ट बी सी नहीं होगा, ये डायरेक्ट सर्टेन लॉ ऑफ अलजेब्रा से होगा, जिसको हम देखेंगे उसे क्या कहते हैं, सम लॉ है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों। तो पहले हम कुछ इसके नोटेशन को जान लेते हैं कि वेक्टर को कैसे नोट करते हैं। तो नोटेशन क्या होता है वेक्टर का, कि उसके मैग्नीट्यूड को किसी भी एरो के मैग्नीट्यूड को लेंथ, एक लाइन के लेंथ द्वारा बताया जाता है और उसके डायरेक्शन को एरो हेड से बताया जाता है। तो कहने का मतलब अगर कोई वेक्टर जितना लेंथ में अगर उसका साइन इस तरह से है तो यानी कि ये वेक्टर इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर उसका लेंथ कम है तो मतलब कि अगर लेंथ अगर लगभग पॉइंटेड है तो कहने का मतलब सिर्फ एरो हेड है, तो कहने का मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है। या मैग्नीट्यूड हो सकता है कि किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड अगर कुछ भी है ही नहीं तो उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्ररी होता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन हो सकता है। जीरो वेक्टर भी एक एग्जिस्ट करता है जिसका नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। एक वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सारे पैरेलल वेक्टर होते हैं और जिसके लेंथ क्या होते हैं, सेम होते हैं, और यानी कि सेम डायरेक्शन में। जैसे कि हम ये सारे देख रहे हैं वेक्टर, मान लीजिए एक स्पेस में, एक प्लेन में हम इस तरह के वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, ये सारे वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे अगर इनका सेम लेंथ यानी सेम मैग्नीट्यूड हैं। और टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर if A represented by A equal to B, that means magnitude of A equal to magnitude of B, and A and B are parallel. Vector A and B are parallel. That means उनके बीच में क्या है, एंगल कितना है, 0 डिग्री है। उनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो पैरेलल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हम इस वेक्टर को कहीं भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलेट कर सकते हैं, और इस बिना किसी प्रभाव के बिना किसी प्रभावित किए दूसरे वेक्टर को करने का मतलब हम अगर इसको ट्रांसलेट करके हम इसके लॉ ऑफ एडिशन को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर स्मॉलेस्ट एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में। अगर हम लिए हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसमें हम देखा जाता कि टेल से टेल ज्वाइन करने पे दोनों वेक्टर के बीच में जो सबसे कम एंगल कितना होता है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है हमेशा वो क्या होता है, 180 से कम और 0 से ज़्यादा होता है। कहने को मतलब वेक्टर का एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। और हमेशा जो वेक्टर का एंगल लिया जाता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, स्मॉलेस्ट एंगल लिया जाता है। मान लीजिए ए वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर हम इसके बीच के एंगल मान लीजिए यहाँ कितना है, 120 डिग्री, तो अगर हम इसका पूछा जाए कि इनके बीच में एंगल क्या है, तो आपको थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये ए और बी के बीच में देखने के बाद यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, एंगल को जानने का तरीका है कि दोनों वेक्टर को मैंने बताया कि सब स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टेल टू टेल मतलब कि वेक्टर का ये पूंछ है और इसका पूंछ, दोनों वेक्टर का पूंछ जुड़ा रहेगा, और इसमें छोटा एंगल को हम एंगल
एंगल बिटवीन वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ हेड है और इसका टेल है, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर 120 नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मेरा गलत आंसर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ हम प्रोसीड कर देंगे और ये एंगल क्या हो जाएगा, तब ये इसका एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। तो जानते हैं कि ये किसी लाइन पे एक एंगल जो होता है लीनियर पेयर बनता है एंगल, तो ये एंगल 120 है, तो ये मिलकर के 180 हो जाएगा लीनियर पेयर, मतलब इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। तो यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कहने का मतलब ये तो प्रोसीड किए हैं वेक्टर बी को, और ये वेक्टर ए था, तो बी वेक्टर को जब आगे प्रोसीड किए हैं तो कहने का मतलब एंगल बिटवीन ए और बी जो है एक तरह से अब क्या हो गया, ये यहाँ पे इसका पूंछ हो गया और यहाँ पे इसका हेड सिर हो गया। तो यानी इसका भी पूंछ और इसका भी पूंछ मिला हुआ आपस में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर सही एंगल होगा 60 डिग्री। और बहुत सारे इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। अगर इस तरह का दे दिया जाए, मान लीजिए एक वेक्टर सी है, आपको पूछा जाए कि ये वेक्टर दे दिया, ये एंगल दे दिया आपको 45 डिग्री, और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये एंगल अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया 60 डिग्री, तो करा कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बी और सी के बीच में एंगल कितना है, कैसे निकालेंगे। तो ये देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये चूँकि 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल आप निकाल लेंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या हो जाएगा, क्योंकि टेल और टेल यहाँ पे मिला हुआ है, तो एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या वेक्टर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना हो जाएगा, तो ए एंड सी क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल कितना मिल करके 75 डिग्री हो जाएगा। हम ये एंगल नहीं ले लेंगे, ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा। कहने का एंगल बिटवीन वेक्टर आप दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर के बाद दोस्तों कि इनका हम कुछ कैसे लोकेशन, कैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोकेशन हम आप जानते हैं कि हम डायरेक्शन जो है जो पेज पे लिखेंगे, ये ऊपर के डायरेक्शन को हमेशा नॉर्थ बताएंगे, और आपके राइट साइड हमेशा ईस्ट होगा, और ये आपके लेफ़्ट साइड में हमेशा वेस्ट होगा, और ये डाउन में क्या होगा, साउथ होगा। तो जब भी हम ईस्ट के डायरेक्शन में बताएंगे तो ड्यू ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में वेक्टर बताएगा तो ड्यू नॉर्थ कहा जाएगा, और साउथ के डायरेक्शन को बताया जाएगा ड्यू साउथ लिखा जाएगा, और वेस्ट को बताया जाएगा ड्यू वेस्ट। अगर हमें पूछा गया तो अगर ये बताता है कि नॉर्थ ड्यू नॉर्थ ऑफ एंगल ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका क्या मतलब है। वेक्टर सी मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए ऐसा लिखा गया, वेक्टर ए ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट 45 डिग्री, इसका क्या मतलब हो गया, या 35 डिग्री, इसका क्या मतलब हो गया। इसका मतलब होगा कि ऑफ जो कहा जाता है मतलब उसके साथ एंगल जो है 35 डिग्री वो वेक्टर बना रहा है। तो ड्यू ए मतलब कि ए ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ वाले के तरफ है, बट ऑफ ईस्ट है मतलब जो ऑफ लगा रहता है उससे एंगल बना रहा है। तो करने का मतलब जो ऑफ किसके साथ है, ईस्ट के साथ, और वेक्टर ए ऐसे रिप्रेजेंट किए, और ड्यू नॉर्थ है तो इसमें आएगा, है ना 35 डिग्री। अब अगर आपको पूछ दिया ड्यू साउथ 65 डिग्री वेस्ट, ड्यू साउथ, ये ऐसे कर दिया वेक्टर वी ड्यू साउथ ऑफ वेस्ट 25 डिग्री। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सोचिए और इसको बताइए आप कैसे इसको लिख सकते हैं। जैसे ही साउथ
ऑफ वेस्ट दिया तो अब वेस्ट की तरफ एंगल बनाइए, मगर साउथ वाले क्वाड्रेंट, साउथ और वेस्ट को लेके बनाइए। तो 25 डिग्री जैसे ही देगा तो आप क्या करेंगे, ऑफ दे दिया किसके साथ, वेस्ट के साथ, तो वेस्ट में क्या करेंगे, वेक्टर को ले जाएंगे यहाँ पे और 25 डिग्री लिख देंगे। मतलब कि ड्यू मतलब कि वो आ गया, एक डायरेक्शन तो और मिल गया, और जब ऑफ साउथ है ना, ऑफ वेस्ट, ऑफ नॉर्थ, ऑफ ईस्ट, इस तरह का लोकेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एंगल जो वेक्टर को है कैसे प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये तरीका है, ये जानने की तरीका है, इसके विधि हैं और कुछ और चीज़ होते हैं। इसके अलावा वेक्टर के ये सब वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है ना, हम वेक्टर को इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मान लीजिए 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो इसका कहने का मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है पहले से मान लीजिए 4 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर था ए वेक्टर, ये था 2 यूनिट्स, तो इसको अगर हम वेक्टर ए इक्वल टू 2 यूनिट्स ऐसे है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आएगा रिजल्टेंट ये 4 यूनिट हो जाएगा। कहने का मतलब 2 यूनिट्स मतलब कि 2 2 जा 4, और पहले 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, यानी कि ये 2 टाइम्स बढ़ गया। अगर इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और थोड़ा लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब कोई वेक्टर अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो यानी पैरेलली उस वेक्टर को इलोंगेट कर दिया जाता है। पैरेलल मतलब उस डायरेक्शन में सिर्फ उस वेक्टर को क्या कर दिया जाता है, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया जाता है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब आते हैं हम सम लॉ है जिसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर represented by sides of triangle in same order, the resultant will be these two vectors represented by third side। दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर एक ट्रायंगल में अगर एक साइड जो है ट्रायंगल का वेक्टर ए के द्वारा बताया जा रहा है, तो सेम ऑर्डर मतलब कि इस ऑर्डर में है तो दूसरा वेक्टर भी, दूसरा साइड इसी बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। ऑर्डर करने का मतलब यही हो गया। ऐसे नहीं, ये साइड ऐसे नहीं ले लेंगे। तो थर्ड जो इसका रिजल्टेंट आर होगा इस दोनों वेक्टर का, वो क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी। इसमें ऐसे कहा गया है कि एक चेला है और अपने माथे से गुरु के पैर में अपना सिर लगाता है, तो जो इस चेला का जो है सो एक तरह से इस चेला और गुरु के चलते जो होता है एक एनर्जी उत्पाद होता है, वो रिजल्टेंट कहलाता है ए और बी। तो वो जो होता है नेट जो रिजल्टेंट होता है सो चेला का पैर से गुरुजी का सिर तक। कहने का मतलब टेल ऑफ वन वेक्टर्स एंड हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो ट्रेस किया जाता है टेल से ऊपर से खींचा जाता है, मतलब कि किसी ट्रायंगल में, तो जो रिजल्टेंट होता है इसके टेल से इसके हेड को जोड़ दिया जाता है। यही वेक्टर का मतलब कि रिजल्टेंट होगा। बट दोस्तों ये वेक्टर का आर जो है ए प्लस बी सिर्फ ये वेक्टर के बारे में बताता है,
ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अभी कुछ भी नहीं बता रहा है, बस वेक्टर के एक तरह से लॉ ऑफ, जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस वेक्टर एडिशन को बता रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लॉ ऑफ इसका जो भी है एनालिटिक मेथड से इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, इसके रिजल्टेंट वेक्टर को डायरेक्शन को निकालेंगे। अभी हम जो ट्रायंगल लॉ से सिर्फ इसके क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन को, मतलब कि एक ट्रायंगल लॉ के एडिशन से हम सिर्फ इसको बता रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से एक होता है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वो बताता है कि दो वेक्टर कोई है, दो वेक्टर अगर एक्ट हो रहा है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से होते हुए आर से जाएगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है, तो इसका एडिशन ये जो आर जो होगा सो होगा ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम जो है सो एक ट्रायंगल लॉ ही एक तरह से है। मान लीजिए ए वेक्टर को बी वेक्टर है और इसके इक्वल वेक्टर क्या होता है कि इसी का सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल होता है, तो इसको थोड़ा हम क्या कर देंगे, पैरेलली इसको, ये पैरेलल है तो इसको ट्रेस कर देंगे, ट्रेवल कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे, तो बी को यहाँ लिख दीजिए और क्या हो गया, इसका टेल से इसको हेड को मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से आ जाएगा, मतलब कि आर इक्वल टू ए प्लस बी थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया गया। बट हम इसको एक्सपेरिमेंटली आपको थोड़ा प्रूव करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये जो है एक डब्बा है, इसको हम दो धागे से क्या करते हैं, अलग अलग पैरेललोग्राम के साइड से खींचेंगे। देखिए ये क्या आएगा, जैसे आपको यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम ये इसको दो अलग अलग दिशा में खींच रहे थे, तो ये डायगोनल के अलॉन्ग आएगा। अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये डायगोनल के अलॉन्ग ट्रेवल करेगा। कोई भी फोर्स है, दो फोर्स से किसी भी बॉडी को अगर हम एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो तो उसको हम, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको यहाँ बांध करके एक फोर्स ये इधर और एक फोर्स इधर से लगा के खींचे, F1 और F2 से। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर हम इसको इधर खींचे F1 की तरफ, ये खींचे F2 की तरफ, तो इनका जो एप्लीकेशन ऑफ मोशन है ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इधर नहीं जाएगा या इधर नहीं जाएगा, ये सब देखा गया है। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाता है, डायगोनल के डायरेक्शन में, इनके जो डायगोनली होता है, यानी यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यही होता है मोशन का, तो नेट जो होगा यानी रिजल्टेंट जो होता है इन दोनों का पास करता है इस डायरेक्शन में। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये देखा गया है ऐसा। इसमें कुछ इस तरह का ये हमारे मनगढ़ंत नहीं है कहानी, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ऐसा देखा गया है। जैसे कि हम आपको थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश करें, देखते हैं कहीं कैमरा, ये मेरा मुंह बोलता है गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो मेरा मामला कहीं जाओ। देखिए आपको दिखाते हैं, कहीं हम कर दें इस एक्सपेरिमेंट को। ये देखिए, ये धागे से हमने क्या किया, बांधा, ये डब्बा को देखिए खींच रहे हैं, ये आ रहा है कैसे, डायगोनल के अलॉन्ग। आप इसको देख के प्रूव करके देख लीजिएगा, इसको खींच रहे हैं तो ये किसी अलॉन्ग दी साइड नहीं जा रहा है, ये बीचों बीच आ रहा है डायगोनल के अलॉन्ग। कहने का मतलब ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है इसके अलॉन्ग ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब जो है पैरेललोग्राम आप समझ गए हैं कि क्या होता है, कि किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड से अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आर जो होगा नेट सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ये कहलाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दोस्तों सब्सट्रैक्शन क्या है, कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, कि मान लीजिए अगर हम वेक्टर ए को लिखें, है ना, वेक्टर ए को साइड ए है और वेक्टर बी को लिखे ऐसे, वेक्टर बी को लिखे ऐसे, तो सब्सट्रैक्शन वेक्टर क्या कहलाता है, कि मान लीजिए बी वेक्टर को हम नेट क्या लिखें,
जो इसका हम पैरेलल लिख लें नेगेटिव वेक्टर, मतलब -1 से अगर मल्टीप्लाइड इसको कर दें तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करने पे पता चलता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम ही रहता है, पर क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। यानी कि ये वेक्टर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मान लीजिए क्या हो जाएगा तब, -v वेक्टर। अब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें नेट, जैसे मान लीजिए हम लेते थे इसका, ये टेल टू टेल ले रहे हैं, है ना, ये टेल टू टेल वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम एडिशन से ही इसको हम कैसे दिखाएंगे कि a माइनस बी क्या है। तो इसका जैसे हम यहाँ से ट्रेस करके यहाँ ले आएंगे, है ना, b वेक्टर को इधर ला सकते हैं, इसी के अलॉन्ग लेके खींच के लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -b वेक्टर। अब ये इसका हेड है, इसका टेल है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, कहने का मतलब रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से ये जाएगा, यानी कि एक तरह से एडिशन हो गया a माइनस बी, ये जो हो जाएगा a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ट्रायंगल लॉ से क्या है, ट्रायंगल लॉ को अगर देखेंगे तो पैरेललोग्राम हो गया। ट्रायंगल लॉ से देखेंगे अगर वेक्टर ये आपका a वेक्टर है और ये वेक्टर है b, ऐसे था, ऐसे ऊपर की तरफ टेल था, है ना, तो यहाँ अगर b ये ऐसे ही है तो हम इसको क्या लाएंगे, ये ऐसे है तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ऐसे, है ना, तो b को अगर ऊपर है तो अगर -b करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये इधर से होगा, टेल से इसके हेड को मिला देंगे, तो यानी कि a ये b था पहले, इधर b था, तो ये मान लीजिए ऊपर b था, ठीक है, b वेक्टर था। अब इसको -b करना है तो कैसे करेंगे, इसको जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर किधर आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, बस अब यहाँ भी ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया और इस वेक्टर का a का हेड है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का एडिशन, वेक्टर a और -b, यानी इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ठीक है दोस्तों, a माइनस बी लिखेंगे कि नहीं। अगर यहीं पे अगर हम पैरेललोग्राम लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए ये वेक्टर है, a वेक्टर है, और यदि ये आपका b वेक्टर है, तो ये आपका क्या होगा, ये a प्लस b वेक्टर है, a प्लस b वेक्टर है, मगर इसका अब यहाँ पे क्या, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, अगर हम इस वेक्टर को मान लीजिए यहाँ से इसी को ट्रांसफ़र अगर इधर करेंगे तो नेट जो होगा इधर, ये क्या हो जाएगा, -b, अगर हम इधर ले लें डायरेक्शन, इसका पैरेलल शिफ्ट करके इधर ले लें तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये a वेक्टर जो हो जाएगा एक तरह से। अभी हम इसको अगर हम कंसीडर करते हैं, ये इसका हेड, इसका टेल, तो ये क्या हो जाएगा, b से b, ये a में और b क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, -b और b, ये क्या हो गया, a तो ही आ गया, मतलब ये रिजल्टेंट था और इसमें से क्या हो गया, यही आ रहा है। अब जिस तरह से सोचिए, कहने का मतलब कि सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब्सट्रैक्शन एक तरह से एडिशन ही है, और जिस वेक्टर को हम ऐड कर रहे थे वो वेक्टर क्या हो रहा है, अब बस उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, अब माइनस हो करके उसमें ऐड हो रहा है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके बाद इनके मैग्नीट्यूड को कैसे पता लगाते हैं वेक्टर के। मान लीजिए पहले वेक्टर a था और वेक्टर b है, तो इनिशियल, ये तो पैरेललोग्राम से पहले हम थोड़ा ट्रायंगल लॉ को पहले प्रूव करते हैं, पहले ट्रायंगल लॉ पढ़े थे ना। तो मान लीजिए a वेक्टर है आपका और ये b वेक्टर है,
ठीक है। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल के लिए तो ये एंगल होगा ना, ये तो ज़्यादा एंगल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा क्या करेंगे, आगे ट्रेस करेंगे, है ना। थोड़ा इसको थोड़ा हमें आगे और बढ़ा देना चाहिए था, है ना। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल लगे तो ए और बी के बीच मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या करिए आप, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। तो रिजल्टेंट होगा इसके बीच में क्या होगा, आर। ये आपका आर होगा, और आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, होगा कि नहीं। ये बी वेक्टर है। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो अब ट्रायंगल में पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस थीटा क्या होता है, जो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, निकालना है आपको। तो ये मान लीजिए पी है, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, ये मैग्नीट्यूड होगा। लेंथ हम ले रहे हैं, तो इसका मैं बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड का कैसे बताते हैं, उसके कैप एरो हेड को हटा देते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी वेक्टर। डायरेक्ट ये बी लिख दिए, या इसको मॉडुलस से बताते हैं, ऐसे घेर देते हैं। ठीक है। यानी अब यहाँ से ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, क्या निकल गया, इधर बी से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है। अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला, ये क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। ये तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू, है ना, बी बाई एच। ये मान लीजिए डी, मान लीजिए लोकेशन कर दीजिए, ये ओ कर दीजिए, इसको पी कर दीजिए, इसको क्यू कर दीजिए, है ना। तो कॉस थीटा या ओ डी कहिए, ओ डी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच ओ डी, है ना। और ये एच क्या है, ये बी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है। तो ओ डी क्या हो गया, बी मॉड बी कॉस थीटा। अब देखिए हमें निकालना है ये वेक्टर पूरा, यहाँ से पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू यानी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को मॉड ए से बताएंगे। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का सम, यानी पी ओ प्लस ओ डी। तो पी ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब प्लस ओ डी वेक्टर का, है ना, मैग्नीट्यूड। तो या डायरेक्ट यहाँ लिखे, ये यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट कर देते पी डी का मैग्नीट्यूड, ऐसे छोड़िए, पी डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब प्लस पी क्यू के डी क्यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। का रूट ओवर, क्योंकि आप पढ़े हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। अब चूँकि इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, या इसका स्क्वायर करिए या इसका रूट कर दीजिए, इसका रूट कर दीजिए डायरेक्ट। तो यानी ए प्लस बी को आर लिख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कैप अगर हटा देंगे तो ऐसे भी मैग्नीट्यूड होता है, या आर कैप करके ये मॉडुलस कर दीजिए, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा बताइए, हमने क्या लिखा है, पी डी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब प्लस यहाँ पे आपने ओ डी कितना निकाला है, ओ डी आपका बी कॉस थीटा है, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है। और ये क्यू डी क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने पिछले वाला मैथमेटिकल इन फिजिक्स जो है कॉन्सेप्ट से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का ये यूज कर लेंगे। आप देखिएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर रखिए, है ना। अब बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। होगा कि नहीं बताइए, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, एक ही आइडेंटिटी हमने बताया था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद रखेंगे। आइडेंटिटी क्या होता है, ऑल वैल्यू के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं होता है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में होता है ऑल पॉसिबल वैल्यू थीटा इट विल बी ट्रू, है ना, वो सही होता है, सार्वभौमिक होता है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहाँ क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल है ना। अब मान लीजिए ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, क्या है ना। तो मान लीजिए इसको अल्फ़ा मान लीजिए, है ना, अल्फ़ा मान लीजिए। तो अल्फ़ा यानी tan अल्फ़ा निकालेंगे तो इसका भी लोकेशन मालूम हो जाएगा। tan अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, b साइन थीटा, है ना। अब बेस क्या है, ये है ना, यहाँ से निकालें a प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ से a है और ये b कॉस थीटा हो जाएगा। ये दूरी b कॉस थीटा हमने निकाल लिया है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये वेक्टर जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है कितना एंगल बनाया है यहाँ से, क्योंकि ये थीटा तो मालूम ही दिया होगा, गिवन होगा, और ए बी का आपका जो भी है मैग्नीट्यूड दिया होगा। तो आप यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल सकते हैं और उसके एंगल को बता सकते हैं कि वो जो है इसमें से एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है ना। दूसरे के साथ भी निकालेंगे, जब एक के साथ निकालेंगे ये एंगल निकल जाएगा, तो ये tan 90 माइनस अल्फ़ा होगा ये एंगल। तो कहने का मतलब सारे हम वेक्टर के बारे में, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वहाँ से जो हमने देखा था लॉ ऑफ एडिशन को सिर्फ पढ़ा था, वहाँ से कोई हमें मैग्नीट्यूड नहीं मिलता। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो यहाँ से हमें पता चलेगा ना, ठीक है। उसी तरह अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कैसे लगाएंगे, देखिए उसको भी लगा देंगे। तो उसमें हम पैरेलल साइड के बीच में क्या करेंगे, डायगोनल खींच लेंगे, और वो भी वही है, जैसे मान लीजिए, है ना, सॉरी, ये पैरेलल लाइन ऐसे खींचिए, ये है ए वेक्टर्स, या ए वेक्टर इसको रखिए, ये क्या है आपका बी वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट क्या होता है, आर ही तो बताता है। तो बी को थोड़ा हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, है ना। ये थीटा बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर है ए और बी के बीच में, जैसे ट्रायंगल में लिए थे दोनों वेक्टर के बीच एंगल, जैसे थीटा होगा, और ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल आर बना रहा है अल्फ़ा, रिजल्टेंट का अल्फ़ा एंगल है। तो क्या करेंगे हम इसको, बी को थोड़ा क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर है, बी के इक्वल मानते हुए आगे तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम आगे तक शिफ्ट कर लिए, है ना, या थोड़ा हम इधर लेके लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए इसको थोड़ा चलो, ये वेक्टर हुआ आपका, है ना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, है ना, और ये क्या हो गया आपका आर वेक्टर्स, ठीक है। और इसके पूरे बीच में कितना है, थीटा, और ये छोटा वाला एंगल क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर अल्फ़ा है ना। तो हमें क्या करना है, बी वेक्टर को थोड़ा छोटा लेना चाहिए था, है ना, तभी थोड़ा मिल पाएगा ट्रायंगल से। तो बी वेक्टर को हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया, है ना। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये सॉरी अल्फ़ा हो जाएगा, ये सॉरी ये एंगल, ये पैरेलल है, तो ये लाइन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ से क्या बना देंगे 90 डिग्री,
अब फिर वही प्रोसेस हो जाएगा सेम। ये क्या था बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी वेक्टर का, अगर यहाँ क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर ये लेंथ अगर निकालेंगे है ना, पी क्यू ओ एस है ना, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा सेम प्रोसेस, एस पी निकालना है, यानी आर, आर क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा आपका पी क्यू बट्टे एस क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर का रूट है ना, पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही ये थीटा है या बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड है, लिख दीजिए ऐसे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा आपका हो जाएगा पी बाई एच यानी मॉड बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बटे है ना, ये आपका सॉरी ये बी है ना, बी पैरेलल ये है, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये बी है तो ये पैरेलल शिफ्ट किया तो इसी का मैग्नीट्यूड ये बी आएगा, तो पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू ये लंबाई, ये बी ये है, थोड़ा यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन बी है ना, तो पी क्यू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर्स इनटू साइन थीटा, और कॉस थीटा से क्या आ जाएगा ये ओ क्यू बी बाई एच, ओ क्यू बाई ये बी, तो दैट इम्प्लाइज ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, तो फिर यही हो जाएगा, सारा कुछ मालूम हो गया। अब फिर ये रूट के अंदर लिख देंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या है ए का मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस है ना ये लंबाई ओ क्यू क्या है बी कॉस थीटा है ना, जब मॉड लिखेंगे तो यहाँ पे एरो देना ज़रूरी है, ठीक है, अब मॉड नहीं लिखेंगे तो बिना एरो के लिख सकते हैं, यहाँ मॉड नहीं दिए तो बिना एरो के लिख दिए, इसका स्क्वायर हो गया, ये पी क्यू हो गया, और एस क्यू क्या हो गया, एस क्यू को मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब पी क्यू क्या हो जाएगा ये बी है ना, पी क्यू क्या हो जाएगा बी साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर सेम ही आएगा रिजल्ट, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि आपको 2-4 प्रॉब्लम भी बता दें इससे रिलेटेड, ठीक है, इसी में अब क्या होता है इसका सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। ये देखिए ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर है, तो आपने ये देखा कि ये रिजल्टेंट है आर है ना, और इसके बीच में क्या है थीटा एंगल है ए और बी के बीच में। तो जब हम इसके क्या करेंगे, ये तो मैंने क्या किया आर हो गया, ये आर तो निकाल लिया यहाँ से पैरेललोग्राम एडिशन से, हमें क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इसके क्या करेंगे नेगेटिव ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा बताइए, ये नेगेटिव लेंगे तो या तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये वेक्टर बी है ना, तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, मान लीजिए माइनस ऑफ ए, ये क्या हो गया माइनस ऑफ ए वेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ से ये डायगोनल ये निकलेगा है ना, तो डायगोनली अगर ये निकलेगा तो इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ लगा सकते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, बस नथिंग बट क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा, b माइनस ए का एडिशन। तो वहाँ पे जो भी चीज़ है उसमें क्या करेंगे, ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। b और माइनस ए के बीच में 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं, आप देख लीजिए। बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो एडिशन इसका रिजल्टेंट वही होगा, ये तो डायगोनल से आएगा, ठीक है। तो ये डायगोनली हम फिर उसको उसी चीज़ को नहीं बना करके हम चालाकी क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा जहाँ पे थीटा वहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो रिजल्टेंट इसका जो निकलेगा एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस यहाँ पे आप कॉस 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगा देंगे और आपका जो ये नेट जो आया है इनका tan अल्फ़ा जो आया था, tan अल्फ़ा इसका क्या आ जाएगा, वही b, ये जो इसका pq का है कितना है, pq आएगा b साइन थीटा अब बट्टे क्या हो जाएगा a प्लस b कॉस थीटा। तो सब जगह थीटा के ट्रांसफ़र कर देंगे 180 माइनस थीटा, तो नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो, सेकंड का क्वाड्रेंट में, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़े थे, है ना। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। शुगर मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे भी चेंजिंग है, b साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बटे a b कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताइए, b साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस साइन थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो b साइन थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा नेगेटिव कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस बी कॉस थीटा। ये चीज़ ध्यान रखना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, ये फार्मूला यूज होगा सब्सट्रैक्शन का, है ना, दो वेक्टर का, और एडिशन का रिजल्टेंट का ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन करने का सोच रहे हैं, करेंगे, देखते हैं, अभी थोड़ा हमारे पास टाइम है। एक क्वेश्चन करते हैं, हमने लिखा हुआ है, ये रेसिप्रोसिटी का चेक पॉइंट है, आप इसको अगर पढ़े होंगे तो इस चीज़ में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, है ना। दे दिया है कि कोई मैग्नीट्यूड ए एंड बी आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली दे दिया है, एंड सी क्या है, रिजल्टेंट है ए एंड बी का। कंसिडर द वेरिएज, है ना, ओरिएंटेशन एट ए एंड बी, व्हाट आर द मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड फॉर सी। अब दे दिया कि मैक्सिमम पूछ रहा है, आपका दे दिया 3 और 4, इसका दे दिया है मीटर, दे दिया है 3 और 4 मीटर, वेक्टर ए दे दिया आपको, वेक्टर ए दे दिया 3 मीटर, और वेक्टर बी दे दिया 4 मीटर। तो आप जो है बस मैग्नीट्यूड अगर जो पूछ रहा है कितना होगा, सी का मैग्नीट्यूड, सी जो है रिजल्टेंट का पूछ रहा है, ए और बी। आप ये नेट मैग्नीट्यूड का आप लगाएंगे वही जो पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट आया है, आर क्या आया है, यानी सी जो है, सी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाह रहे हैं तो यहीं से फार्मूला से रखिए, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है, थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है, तो कॉस 0 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अब यहाँ से रख दीजिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 3 तिया 9, 4 चौका 16, है ना, 4 तिया 12 दूना 24, इसको जोड़िए 16 24 कितना हो जाएगा, 30 10 40 9 49,
यही होगा ना। 49 क्या होगा 7। तो वैसे भी आप देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 7। तो इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। 3 मीटर और 4 मीटर को जोड़ेंगे तो ये यहाँ से भी आया आपका रिजल्टेंट, ये मैग्नीट्यूड से भी आया। अब वैसे भी क्या होता है 3 और 4 से अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट का यूज है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब मिनिमम कब होगा? जब इसी के बीच में क्या होगा, एंगल क्या होगा, ये है ना थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 180 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। तो कॉस थीटा मिनिमम कब होगा बताइए? कॉस थीटा मिनिमम कब होगा? जब ये क्या होगा, जब ये चीज़ हमारा क्या हो जाए, इसमें से घटने वाला चीज़ हो जाए, है ना। घटने वाला चीज़ ये क्वांटिटी अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। अगर इसमें अगर 0 भी हो जाएगा, 90 भी होगा, तब इसमें तो अगर हम घटा देंगे तब कम होगा ना। तो इसके लिए क्या होगा है, तो कॉस 90 प्लस 90 है ना, यानी साइन माइनस साइन 90 है ना। तो माइनस साइन 90 यानी कि 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा देखिए इस केस में, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 2 तिया 6 चौक 24 है ना। तो क्या हो जाएगा 16 9 25 हो गया, 25 में से 24 गया, क्या हो जाएगा 1। तो मिनिमम क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 1 यूनिट 1 मीटर। मिनिमम क्या हो जाएगा 1 मीटर और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो समझ में आया होगा कुछ दोस्तों। और भी आपको हम देते हैं क्वेश्चन, है ना। आइए अब हम दूसरे बुक से अब बैक क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इसको करने का कोशिश करिए, है ना, है ना। थोड़ा इसमें आप देखिए क्वेश्चन सब है, इसको थोड़ा फोकस करिए, बनाने का कोशिश करिए, है ना। नहीं दिखाई देता तो हम इसको थोड़ा इलोंगेट करते हैं। हम पढ़ देते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द रिले ऑफ रेस रनर ए रन्स सर्टेन डिस्टेंस ड्यू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ दिशा में दौड़ रहा है करना, ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ दिशा में। देन हैंड ऑफ द बैटॉन्स ऑफ रनर बी, और कुछ जो हाथ में लेकर के है क्या करता है रनर बी के हाथ में देता है ना। रिले देखे होंगे, रिले रेस में ये होता है, ओलंपिक सब में देखे होंगे। तो जब दौड़ता है एक धावक हाथ में कुछ लिए रहता है, दूसरे धावक को थमाता है और वो फिर जो रिले रेस में क्या होता है लंबा भागना होता है, इसलिए थक जाए तो दूसरे को थमा देता है, तू दौड़ भाई। तो ड्यूरिंग ए रिले रेस रनर ए रन्स ए सर्टेन डिस्टेंस ड्यू नॉर्थ एंड देन हैंड्स ऑफ द बैटन रनर बी हु रन्स फॉर द सेम डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन साउथ ईस्ट। अब क्या कर रहा है कि वो साउथ से साउथ ईस्ट में दौड़ रहा है ना। तो एक दौड़ रहा है रनर नॉर्थ में दौड़ रहा है, और ये किधर दौड़ रहा है साउथ ईस्ट, मतलब साउथ मतलब दक्षिण से साउथ ईस्ट क्या हो गया साउथ ईस्ट, मतलब कि साउथ से किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट में दौड़ रहा है। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब कि आपको बताए थे कि साउथ ऑफ ईस्ट कैसे लिखते हैं। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब दोस्तों आपको हमने बताया कि साउथ ऑफ ईस्ट कैसे लिखते हैं। देखिए, एक नॉर्थ में दौड़ रहा है ए रिले रेस में, और दोस्त जो दौड़ रहा है साउथ ऑफ ईस्ट कैसे होगा, ये साउथ हो गया है ना, और ईस्ट कैसे हो जाएगा साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। ये साउथ हो गया, तो ईस्ट मतलब इधर से कुछ एंगल बना के दौड़ रहा होगा, है ना, ऐसे दौड़ रहा होगा बी, समझ रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है साउथ ऑफ ईस्ट, डिस्टेंस डायरेक्शन साउथ ऑफ ईस्ट, द टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए एंड बी कैन बी एडेड टुगेदर
टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर आर विच ऑफ ड्राइंग करेक्टली शोन। अब देखिए चारों ड्राइंग में से कौन सही है। तो नॉर्थ है, ए का डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, ये सब तो नॉर्थ में है, चारों नॉर्थ में ही है, चारों का तो ठीक है। बी का साउथ ऑफ ईस्ट बता रहा है, तो बी का साउथ ऑफ ईस्ट होगा ये दक्षिण से पूरब के तरफ, तो दक्षिण से पूरब के तरफ तो बी भी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है ना। इसको थोड़ा आगे खींचेंगे तो दक्षिण से पूरब की तरफ एंगल बनाएगा। तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये डायरेक्टली एग्जैक्टली हम साउथ ऑफ ईस्ट में बना दिए, ये ऊपर से था ना, तो इसको इधर आगे इलांगेट करेंगे तो साउथ ऑफ ईस्ट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहने का साउथ ऑफ ईस्ट है, बट रिजल्टेंट देखिए कि सही क्या होगा, टेल रिजल्टेंट क्या होता है, टेल ऑफ वन टू हेड ऑफ अदर, है ना। ये तो इधर बिल्कुल अलग हो गया है, ए का टेल यहीं है, ये यहाँ पे खींच दिया, तो ये तो वन तो नहीं होने वाला है। टू देखिए, टू में क्या है, टेल, हाँ इसके हेड से लिया है, इसके टेल को मिलाया है, तो बी लग रहा है, बी हो जाएगा, है ना, ठीक है, बी हो जाएगा। सी क्यों नहीं होगा, 3 होगा, टेल से, अभी इसके टेल से इसके हेड को खींच दिया है आर, ये होगा क्या, हैं, ये डी, डी भी तो हो सकता है नॉर्थ, आर है, ये हेड इसके टेल से इसके आर को खींचा है, देखिए टेल हेड, ये गलत है। देखिए इसके हेड से इसका टेल नहीं स्टार्ट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिजल्टेंट जो होता है टेल से हेड स्टार्ट इधर डायरेक्शन में होना चाहिए था, ए के टेल से इधर आर की तरफ हेड, तो बी सही नहीं है। सही है, देखिए गौर करिए आप, बी सही नहीं है क्योंकि इसके टेल से हेड तक खींचते तब रिजल्टेंट होता है, ये गलत हो गया। इसमें देखिए एक टेल लिया ही नहीं, ये बीच से ही स्टार्ट कर दिया है ना, बीच से स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, इसके टेल से इसके हेड को मिलाया है, सही है। 4th नंबर आंसर सही होना चाहिए, है ना। हम आंसर सबका मिलाएंगे बाद में। चलिए इसका अब अगला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट ड्राइंग shows of 3 displacement vectors A, B, C which are added in a tail to head fashions. The resultant vectors are labeled R. Which of the following drawing shows the correct resultant of vectors? अब देखिए एक दिखाया गया है आपका, ए बी को सी में जोड़ा गया तो ऐसे आया है। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, जिसको कहते हैं पॉलीगन्स लॉ। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है ना, अगर ए बी है ना, सी है, यहाँ से फिर ये डी है, ठीक है, और इसको ये ई है, तो इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं कि अब लास्ट में जो वेक्टर हुआ है उसको ए से डायरेक्ट ई को मिला दीजिए, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर होता है। यानी रिजल्टेंट जो होगा आर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए बी है ना, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी का ये रिजल्टेंट होगा। आइए क्लोज अगर कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ए बी वेक्टर्स, बी सी वेक्टर्स, सी डी वेक्टर्स, डी वेक्टर्स है ना, और माइनस आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ये कुछ नहीं है, ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। ट्रायंगल लॉ में भी अगर हम ए वेक्टर ए ले रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको मिस कर दिए थे, फिर भी बता दे रहे हैं। तो अगर हम ये आर रिजल्टेंट को हम ऐसे कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, माइनस आर लिख दें, तो क्या हो जाएगा, क्लोज में कर दें ए एक सेम ऑर्डर में, ए वेक्टर्स बी वेक्टर्स और माइनस आर वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट को घटा देंगे उसी में, क्योंकि ये दोनों तो मिला है उसी का, तो ये भी सेम है, वही चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हमने कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें है नहीं पॉलीगॉन में, इसलिए उसको मिस किया था। ये क्वेश्चन में हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सही होगा, ये ध्यान में देखिए। अब देखिए आपका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसमें वेक्टर ए
वेक्टर बी, वेक्टर सी और यहाँ आर दिया हुआ है। आपको बताना है कि ए प्लस बी माइनस सी क्या है। ए और बी है, मगर यहाँ सी को क्या कर रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। यहाँ तो जोड़ने का क्रिया हो गया ना, इसको पलटना पड़ेगा इस रिजल्टेंट में। तो आप ए तो कर दिए है ना, अब सी को घटाने के लिए क्या होगा, इधर का डायरेक्शन देना पड़ेगा। देखिए सी में कहाँ डायरेक्शन किया है, और रिजल्टेंट क्या होगा, कम जाएगा। जब ये घटाएंगे तो ये जो इसका लंबाई है वो घटेगा, घटेगा कि नहीं बताइए, सही है कि नहीं। तो ए और बी क्या है, वेक्टर ए तो दिया है ना, ये तो लंबा है, ये तो नहीं होगा, साफ है। वेक्टर ए, अब देखिए सी को इधर घुमा दिया, ये घुमा दिया इधर, तो ये लग रहा है ना, और ये लंबाई भी इसका कम हो गया है। वेक्टर ए है, और वेक्टर बी को ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है इधर, थोड़ा इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो यहाँ आ जाएगा, ए के माथे पे आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए इसमें कोई अंतर नहीं, ए बी को तो ऐसे ही ले लिया है ना। और सी को घटाने के क्रम में क्या किया, इसको उलट करके इधर ले आया, तो ले आया भाई। जब ये इसको इधर लाया तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी या सी, या सिर्फ फाइनली पॉलीगॉन लॉ से यहाँ मिला देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये होगा, है ना। और ये नहीं होगा, इसलिए क्यों बता रहे हैं, है ना। वेक्टर ए को तो लिया है इसने, सही लिया है ना। वेक्टर बी को भी, मगर सी का देखिए लेंथ ही बहुत बड़ा कर दिया है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, हमें लगता है कि अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब द ड्राइंग द शोज द सम ऑफ 3 डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर्स ए बी सी, द रिजल्टेंट वेक्टर्स लेवल्ड, है ना, आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्राइंग आर शोज द करेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर्स। आप इसके बारे में बताइए। आपको अब दोनों वेक्टर को घटा देना है, आपको दे दिया ए वेक्टर दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। आपको क्या करना है, बी को भी अब उल्टा मारना है, नीचे लाना है, समझ रहे हैं ना, और सी को ऐसे धंसाना है ना, फिर पॉलीगॉन बनाना है। तो ये तो बहुत ही छोटा बन जाएगा ना, ठीक है। तो इसको सोचिए इसमें कौन होगा, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी को ये डाउन कर लिया है, सी को मगर सीधा ले लिया है, सी को क्या लेना था, उल्टा लेना था, ये गलत हो गया, है ना। ए को तो इसने ठीक लिया है ना, बी को उसी डायरेक्शन में ले लिया है, ये गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ए को ठीक लिया है, बी को डाउन किया है, सी को अपोजिट ले लिया है, यानी यही क्या होगा, नेट रिजल्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, समझने में दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब इसको रोक करके आप इस चीज़ को बनाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अब इसको थोड़ा पॉज करके खुद सोचिए और बनाइए, तो हम फिर बताएंगे। वेक्टर ए दे दिया है आपको 100 मीटर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब वेक्टर ए दिया है 100 मीटर, 30 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट से बना रहा है, वेक्टर ए क्या है, 100 मीटर लंबा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किससे बना रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट से, मतलब ईस्ट से 30 डिग्री। ये बी क्या हो गया, 100 मीटर है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ से कितना बना रहा है, 30 डिग्री, मतलब वेस्ट से बना रहा है ना। ये कितना है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसमें देखिए सेम कौन है, देखिए बहुत अच्छा है ना। देखिए हम इसको बनाएंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेक्टर ए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये नॉर्थ बना दीजिए, ईस्ट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ मतलब ईस्ट से बनाना है, तो 30 डिग्री, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट हो गया, ऐसा ही बना दिए। अब कह रहा है दूसरा क्या है, बी वेक्टर जो है, ये आपका ए वेक्टर का नोटेशन हो गया। बी वेक्टर क्या है, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ खींचिए, मगर किससे बना रहा है, वेस्ट से, है ना। तो 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो 30 डिग्री ये है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम ही है, 100 मीटर। तो ये इक्वल नहीं है, क्या हो गया, अपोजिट हो गया, है ना, अपोजिट वेक्टर हो गया, सही नहीं है ना, है ना। साउथ ऑफ वेस्ट से बना रहा है, ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ से, ईस्ट से पर नॉर्थ में, ईस्ट ऑफ
नॉर्थ, है ना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। ये देखिए सी जो है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वेक्टर है 60 डिग्री ईस्ट, सॉरी 60 ईस्ट ऑफ नॉर्थ का दिया, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यहाँ 60 बनाएगा तो ईस्ट से कितना बनाएगा 30 डिग्री, तो ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, नहीं होगा, सी वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि 60 डिग्री ये बना लिया नॉर्थ से, तो 30 डिग्री बनाएगा ईस्ट से, तो यानी एग्जैक्टली इसी के बारे में बता रहा है, यही वेक्टर है, 100 मीटर लंबाई भी है, तो यानी कौन कौन बराबर हो गया, सी और ए बराबर हो गया, इसलिए सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर। बस बात बोल दिया है घुमा फिरा करके, है ना। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ से बनाया ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ से 60 डिग्री, ये क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट से बनाया, समझ गए। तो क्वेश्चन यही है, बस बातें बोलने का फ़र्क है दोस्तों। तो आपने देखा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है आपने, और देखिए कुछ क्वेश्चन और है, अब देखेंगे। अब इसको बनाया, कंसीडर द फॉलोइंग वेक्टर्स, 50 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 40 डिग्री ड्यू वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब व्हिच ऑफ द वेक्टर ऐड टुगेदर गिव्स ए रिजल्टेंट विथ द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड, जो हमने चेक पॉइंट दिया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसको पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट करेंगे। अब अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम इसको बताएंगे, ठीक है। वैसे आपको सॉल्यूशन हम हिंट्स दे रहे हैं, है ना। आप इसको बनाएंगे, फिर ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स पॉइंट्स वेस्ट वाइल वेक्टर बी मैग्नीट्यूड हैड सेम मैग्नीट्यूड, तो आपको ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड ड्यू वेस्ट, है ना। रिजल्टेंट का निकालना है घटा करके जोड़ करके, उसी तरह का क्वेश्चन है ना। 10 यूनिट्स का दिया हुआ है, ए वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स इन पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, मतलब पश्चिम के दिशा, वाइल ए वेक्टर बी हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, है ना, पॉइंट्स ड्यू साउथ के तरफ है, दक्षिण की तरफ, है ना। तो आपका उसके बीच में दे दिया, एक पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ, एंगल बिटवीन कितना होगा 90 डिग्री हो गया ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो मैग्नीट्यूड जब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यानी 10 100 यानी 10 रूट 2 आंसर हो जाएगा। घटाने पे इसमें क्या है, ए बी घटा रहे हैं एक तरह से, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो इसमें घटाने का है, तो इसमें क्या होगा 10 100 माइनस 2, है ना, कॉस जो भी होगा 2 ए 2 दाही 20 दाही 10 दाही 100 दूना 200, है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा जब घटा देंगे सेम मैग्नीट्यूड को, तो है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए पुल वाला पैरेललोग्राम का, इसमें पूछा रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना। तो क्या हो जाता है रिजल्टेंट, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 2R1 R2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है 90 रख देंगे, तो ये 2000 क्या हो जाएगा, है कॉस 90 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, तो 2√2 इंटू 2000 आंसर होगा। ये भी आसान है दोस्तों, फटाफट आप देख लीजिए, सबका आंसर दिया होगा, है ना। अब देखिए पहला का 4 आया, दूसरा का 2 आया, तीसरा का 3 आया, ए बराबर सी हमने निकाला था, है ना। तो फोर्स ड्यू ईस्ट, ये आप जो क्वेश्चन हमने बोला है वो करने के लिए F1 और F3 10 न्यूटन, ये उसमें है, छठा नंबर का आप बनाएंगे, उसको देख लीजिए आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर है ये 2000√2 आ गया है ना। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए, सब क्वेश्चन बनाइए जितना बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए कोशिश करते हैं आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बताएंगे और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताएंगे, है ना। तो और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि दो या तीन लेक्चर में इस वेक्टर को हम पूरी तरह से अच्छे तरह से आपको नॉलेज दे पाएँ। धन्यवाद।